हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हालचाल आपके। मेरे CA फाउंडेशन के बच्चों, आज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में रिवीजन सीरीज के अंदर बच्चे जिस चैप्टर का हमें रिवीजन करना है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस चैप्टर में जितने भी आपके थ्योरी है, जितने भी प्रैक्टिकल है, बेसिक आपके क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, म्यूचुअल एकोमोडेशन, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी रेगुलर क्लासेज में आपने पढ़ाई की है उसको बेहतर तरीके से मैं यहाँ पे रिवाइज कराऊँ। मैंने ये भी कोशिश किया है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, चाहे किसी और फैकल्टी से पढ़ते हैं, उनको भी यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत ना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका नोट्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका रखा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और स्टडी करना शुरू करेंगे। जो मेरी रेगुलर बुक्स आपके पास गई हुई है उस बुक के अंदर में इसके क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अलग से मैंने डिजाइन किया आपको पढ़ाने के लिए, रिवाइज कराने के लिए। एक आप जरूर करेंगे, जैसे ही यहाँ पे रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद आपने जैसे जो या तो मुझसे पढ़ा होगा या किसी और फैकल्टी से या सेल्फ स्टडी आपने किया होगा, उस रेगुलर क्लासेज को पढ़ते समय जितने सारे क्वेश्चंस आपने नोटबुक में प्रैक्टिस किए उनको बस पेज पलट लेना है। हाँ, मुझे आता है। बिलीव कीजिए, आपसे बेहतर किसी की तैयारी ना हुई है, ना हो सकती है। कोई और CA बने या ना बने, लेकिन आप जरूर बनेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, और वीडियो को आप जरूर लाइक करके फिर आगे बढ़े, क्योंकि जो कंटेंट मैंने तैयार किया हुआ है, पीछे के जितने भी कंटेंट तैयार किए वो दी बेस्ट है और ये भी आपके लिए दी बेस्ट ही साबित होने वाला है, बिलीव कीजिए। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और फिर आइए शुरू करते हैं अपना रिविजन ऑफ क्या जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्लीट रिविजन मेरे बच्चे। कंप्लीट रिविजन की शुरुआत करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन। मेरे बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवीजन लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं आपका। यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी इसको प्रॉपर तरीके से क्लासेस में समझे हुए हैं और जितने भी इसमें एग्जाम्पल बनते हैं, जितने केसेज बनते हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डन, चाहे वो थ्योरी हो, जो प्रैक्टिकल हो। एक बार आओ जरा देखते हैं रिविजन में इसका क्या करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन पूछते तो सेक्शन 5 है बच्चे, ये सेक्शन आपको याद रखना, हो सकता है कि 1 नंबर में आ जाए। और अगर प्रोमिसरी नोट के बारे में पूछ दे आपका तो इसका है सेक्शन 4। आपके एक्ट दोनों के सेम है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दोनों में एक्ट आपका सेम है, लेकिन प्रोमिसरी नोट जो आपका है सेक्शन 4 के अंदर में, ये सेक्शन 5 के अंदर में। कभी कभी क्या होता है कि प्रोमिसरी नोट में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंसेज आ जाते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसका डिफरेंस को समझा हुआ रेगुलर क्लास के अंदर में। एक बार शॉर्ट रिवीजन, पहला तो डिफरेंस यही बन गया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 और प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 के अंदर में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेरे बच्चे वो एक अनकंडीशनल आपका ऑर्डर है टू पे दैट अमाउंट।
अनकंडीशनल ऑर्डर। हम लोगों ने यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दोनों में डिफरेंस, एक तो सेक्शन के बारे में आप बता देंगे, मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट आपके दिमाग में पता होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक अनकंडीशनल ऑर्डर है और ये क्या था, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है आपका, है प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे जो सामान खरीदता है वही लिख के देता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि इतना समय के बाद इतना अमाउंट आपको पे कर दूंगा। इसमें क्या होता है, जिसने सामान बेचा है वो इसको ड्रॉ करता है कि ठीक है जी, मैं लिखता हूं कि आपने इतना का कर्ज लिया है और इतने समय के बाद वापस कर दोगे, चलो आप इस पे साइन करो। तो मेरे बच्चे, ये अनकंडीशनल एक ऑर्डर है, एक प्रॉमिस आपका है। दो डिफरेंस तो हो गया, एक सेक्शन का, दूसरा ये तीसरी बात कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी एटलीस्ट होते हैं, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे। एटलीस्ट ऐसे तो कई सारे हो सकते हैं, इंडोर्सी हो सकता है, बैंक हो सकता है, बट मेनली तीन पार्टी होते हैं। लेकिन प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टी है, एक आपका मेकर जो बना रहा हो, एक पे यानी कि जो पैसा रिसीव करने वाला, यही तो होता है आपका। तो बच्चे यहाँ पे आपका इसमें कहते हैं कि थ्री पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें टू पार्टीज होते हैं। कौन से दो पार्टीज? एक तो आपका प्रोमिसर जो प्रोमिस कर रहा है और एक आपका पेई जो आपका जो पे मतलब जो पैसा रिसीव करेगा, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई जो है मतलब जो सेकंड पार्टी है उसका एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होता है। इसमें एक्सेप्टेंस उसको देना होगा, मतलब उसको साइन करके देना होगा कि हाँ जी ठीक है, मैं कंफर्म करता हूं कि मैंने इतना पैसा लिया है। लेकिन इसमें ऐसे किसी साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जिसने कर्ज लिया है मेरे बच्चे वही प्रोमिसरी नोट्स आपका ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे कहता है कि नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मे बी पेबल टू, या तो ऑन जो जिसको आप ऑर्डर करोगे वो, या जो उसका बियरर होगा। बियरर मतलब कि जो जिसके पास भी होगा उसको पेमेंट किया जाएगा। मतलब मैं जिसको ऑर्डर करूं उसको, या फिर जो इसका बियरर होगा उसको आपको पे करना होता है, ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में होता है। लेकिन यहाँ पे आपका पेबल टू बियरर नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑन ऑर्डर ही, जिसको ऑर्डर किया गया उसी को पे किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑन्ड होता है मेरे बच्चे, तो जितने भी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है सबको उसके बारे में इंटीमेट किया जाता है। इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन टू ऑल द पार्टीज कंसर्न। ऑल द पार्टी मतलब ड्रॉवर हो गया, इसमें जो ड्रॉई हो गया, और बीच में जितने लोग होंगे सबको दिया जाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, कोई नोटिस ऑफ डिसऑनर की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन मैं आपको रेगुलर क्लास में बता चुका हूँ। फॉरेन बिल में अगर कोई फॉरेन बिल है तो प्रोटेस्ट इज नेसेसरी, यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दिस आर द डिफरेंसेज बिटवीन आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ जाए तो आपको ये बात समझना होगा। बच्चे मैं ना मेन चीज पे अब आना चाहता हूँ, जहाँ पे आपके पूरे ऐसे तो मैंने रेगुलर लेक्चर्स में सारे डिस्प्यूट्स खत्म किए हुए हैं, बट वो डिस्प्यूट्स जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेट को लेकर ऑन साइट एट साइट पता नहीं क्या, उनको भी हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। मेच्योरिटी ऑफ, पहले तो प्रोमिसरी नोट का और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों की अकाउंटिंग सेम होता है। मतलब जो एंट्रीज आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखा है सेम अकाउंटिंग आपका प्रोमिसरी नोट्स में होता है, तो दोनों का अलग से अकाउंटिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आपको मेन बात क्या समझना है कि जो बिल है ना बच्चे, बिल ये तीन तरीके से पेबल हो सकता है, तीन तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो पेबल। एक होता है ऑन डिमांड, ध्यान से, ऑन डिमांड। एक होता है एट और ऑन साइट, ध्यान रखना, एट और ऑन साइट, या फिर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड ऑफ द बिल। मतलब बिल जो आप ड्रॉ करते हो ना, बिल जो बनाते हो, तीन तरीके का होता है। एक तो आपका होगा, फिलहाल इन सब का मतलब समझ लेना, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब कि भैया जिस दिन हमने आपको डिमांड कर दिया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑन ए स्पेसिफाइड डेट का मतलब कि एक डेट मेंशन है कि ठीक है जी 15 मार्च को, 18 मार्च को, या इतना आप रहेगा। या आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब कि हमने डेट मेंशन नहीं किया, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 2 मंथ्स का आपका बिल हमने बना दिया। तो इस तरीके के बिल होते हैं। ध्यान देना कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में ध्यान रखना है कि जब भी ऑन डिमांड बिल हो जाए, ऑन डिमांड, ऑन साइट और ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल आपका, मेरे बच्चे इसके अंदर में नो ग्रेस पीरियड इज रिक्वायर्ड।
ये जो ग्रेस पीरियड होता है वो इसके अंदर में ऐड नहीं होता। आपको पता है ना, ग्रेस पीरियड 3 डेज का हम लेते हैं, तो 3 दिन के ग्रेस पीरियड जो होता है बच्चे, जब भी ऑन डिमांड बिल हो जाएगा, सबका मीनिंग क्या समझ रहे हैं, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब भैया जिस दिन मैंने डिमांड कर दी आपको पेमेंट करना होगा। तो ऐसा नहीं कि जब हमने डिमांड किया तो आपने कहा कि भैया 3 दिन का ग्रेस पीरियड है, आज से 3 दिन के बाद आना। नहीं मेरे बच्चे, बिल पे अगर मेंशन है ऑन डिमांड या फिर ऑन और एट साइट, ऑन और एट साइट, आफ्टर साइट नहीं, ऑन और एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंटेशन, तो फिर उस केस में ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता है। जो डेट आएगा एग्जैक्ट वही आपका ड्यू डेट बनेगा। लेकिन बाकी 2 केसेस जो आपके होते हैं, 2 केसेस, इसमें क्या करते हैं, ग्रेस पीरियड आपका ऐड किया जाता है। ग्रेस पीरियड ऐड किया जाता है, यानी कि ऐसा कह दो कि ऑन डिमांड या फिर ऑन साइट या फिर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल को छोड़ के चाहे जितने जो भी बिल होंगे, सब में ग्रेस पीरियड आपका 3 डेज का यहाँ पे ऐड करना होगा, है ना, 3 डेज का ऐड करना होगा। क्लियर आपका? मैंने लिख दिया यहाँ पे, नीचे में चेक करेंगे, एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एट और ऑन साइट और प्रेजेंटेशन भी, मतलब इसको छोड़ के, पहले वाले को छोड़ के जितने होते हैं उसमें 3 डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती है। पहली क्लैरिटी, रेगुलर क्लास में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हमने सारी बातें समझी हुई है ना। इसके बाद आपको ये तो हो गया आपका कि किसमें ग्रेस पीरियड ऐड करना, किसमें नहीं करना है। एग्जाम में एक चीज और बनता है कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ग्रेस पीरियड ऐड नहीं किया जाता। तो एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी कौन सा बिल जो ऑन डिमांड, ऑन और एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंटेशन बिल होगा। सुनने मेरी बात ना, कहता है कि वो एग्जाम में आ सकता है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ग्रेस पीरियड ऐड नहीं किया जाता। तो मेरे बच्चे, एक तो अगर बात बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मतलब बीआर की या प्रोमिसरी नोट की हो रही है, तो उसमें से कौन बिल की बात कर रहे हैं, ऑन डिमांड, ऑन और एट साइट बिल या फिर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। इनके अंदर में ग्रेस पीरियड ऐड नहीं किए जाते। उसके साथ साथ चेक, जो चेक आप इशू करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि चेक जिस डेट को काटा गया है उसके प्लस 3 दिन के बाद हम पेमेंट करेंगे जी, ऐसा नहीं होता। चेक प्रेजेंट किया गया, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, एक तो चेक आपका हो गया जिसमें ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता, फिर वही वहां से उठ के आया कि अब बिल नोट पेबल एट और ऑन साइट, ऑन प्रेजेंटेशन और ऑन डिमांड आपका। तीसरा, एक ऐसा बिल जिसमें कि टाइम ही मेंशन नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस बिल के अंदर में टाइम मेंशन नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो ऑन डिमांड बिल होता है। मतलब अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट आपका इसी में से आ रहा है, ऑन डिमांड वाला, ऑन डिमांड वाला, कि जिस बिल पे टाइम नहीं मेंशन है, इसका मतलब कि जो ड्रॉवर है जब भी आपके पास बिल लेकर आएगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट्स में से, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में 3 पॉइंट हमने दे दिया, बट मेनली यहाँ पे 2 ही पॉइंट है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में ग्रेस पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक तो चेक के अंदर में, दूसरा ऑन डिमांड, ऑन और एट साइट या फिर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड बिल आपका, ये इसके अंदर में ग्रेस पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई डाउट? और इसके सिवाय मेरे बच्चे कहता कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ग्रेस पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा कि इनके सिवाय जितने होते हैं ना, जितने, सबके अंदर में ग्रेस पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। बिल बोल दे आफ्टर साइट, बिल कह दे जी कि आफ्टर 3 मंथ्स, बिल कह दे ऑन 16 जनवरी, मतलब कुछ भी हो जाए उन सब में ग्रेस पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। वही बिल और नोट पेबल ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट, बिल और नोट पेबल आफ्टर ए सर्टेन, कोई भी हो जाए, मैंने कहा ना इनको छोड़ के कोई भी होगा, सब में ग्रेस पीरियड आपको ऐड करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भोले बच्चों, ये याद कीजिए, ये भी टॉपिक आपको कितने प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाया वो आपके क्लास के अंदर में, कि डेट ऑफ मैच्योरिटी को कैलकुलेट करना है। डेट ऑफ मैच्योरिटी को, इसको लिखने के पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो फटाफट। हमने कहा था डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालते समय, अगर आपका मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है उस डेट को हम एक्सक्लूड करते हैं। मतलब 15 अप्रैल को बिल लिखा गया है 10 डेज के लिए, तो 15 अप्रैल काउंट नहीं होता, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये बात आप जानते हैं। डेट ऑफ बिल ड्रॉन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम काउंटिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल। आपका जिस दिन बिल लिखा उसको एक्सक्लूड करते हैं। दूसरी बात, हमने आपको बताया था कि अगर मान लो आपका हमने आपको बताया था बच्चे कि अगर मान लो कि आप यहाँ पे सपोज दैट 31 जनवरी से आप
बिल लिखो 1 मंथ का, 1 मंथ का। तो अगर बिल आपका 1 मंथ का है 31 जनवरी से 1 महीना, अगर मंथ में होगा तो काउंटिंग मंथ में करना है, डेज में होगा बिल तो काउंटिंग डेज में करना है, अगर ईयर में होगा तो काउंटिंग ईयर में करना है। इस बात को आप जानते हैं। बिल अगर कहता है कि 3 मंथ्स तो काउंटिंग मंथ वाइज करेंगे, फिर डेज काउंट नहीं करते हैं। कहता है कि बिल 60 डेज का है, 70 डेज का है, तो काउंटिंग डेज में आपका होगा। बिल कहता है कि 3 इयर्स का, मान लो ईयर में, तो फिर क्या ईयर्स में होगा, ऐसा बात आप जानते हैं। तो मेरे बच्चे अगर मान लो 31 जनवरी से कहता है 1 महीना, तो 31 जनवरी से 1 महीना आता है 31 फरवरी। लेकिन मान लो 2021 में फरवरी में 31 होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे जी, 30 मान लेंगे। 30 भी नहीं होता तो 29 मान लेंगे। 29 भी नहीं होता तो हम क्या करेंगे, 28 मान लेंगे। ये भी हमने सीखा हुआ है कि अगर आप जिस डेट से ये आप पीरियड काउंट करते हो, अगर मंथ्स में दिया है तो मंथ्स में काउंटिंग कीजिए। लेकिन जो डेट आएगा अगर वो कोरिस्पोंडिंग डेट उस मंथ्स में नहीं होता है, तो उस महीने का जो लास्ट डेट होगा उसी दिन हम क्या करेंगे, वो आपका उसका ड्यू डेट मान लेंगे, प्लस आपका नो डाउट के 3 डेज का ग्रेस पीरियड। ये तो सीखा था। फिर हमने क्या सीखा था जी, कि अगर हमने ड्यू डेट निकालते समय मतलब 3 डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करके जो डेट निकाला, अगर वो डेट प्लान्ड हॉलीडे हो, प्लान्ड हॉलीडे का मतलब क्या, संडे हो जाए, नेशनल हॉलीडे हो जाए, गेस्टेड हॉलीडे हो जाए, तो ड्यू डेट को हम एक दिन प्रीपोन्ड करते हैं। बोलो ना, यही सीखा ना हमने, ये सर प्रीपोन्ड करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो 3 डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद जो दिन है वो सडन हॉलीडे हो जाए, तो फिर क्या करते हैं, हम पोस्टपोन करते हैं टू नेक्स्ट नॉर्मल डे, क्योंकि पीछे आना मुश्किल है। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम बच्चों को ये बात पता होगी, सिर्फ आपको विश्वास करो, सुनो ध्यान से, आपके लिए एक अच्छी बात आपको सिखा रहा हूं। वो क्या कहते हैं कि अगर मान लो ये आपका बिल का पीरियड है और इस बिल के पीरियड में हमने क्या किया, 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड किया, तो 3 डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद जो ड्यू डेट निकल के आया, अगर वो संडे आ जाता है, संडे हो जाए संडे हो जाए, नेशनल हॉलीडे हो जाए, गेस्टेड हॉलीडे हो जाए, तो हमने क्या बोला, उस केस में आप इसको एक दिन पहले प्रीपोन्ड करोगे, एक दिन पहले प्रीपोन्ड। लेकिन जब इसको प्रीपोन्ड किया तो ये भी क्या है कि आपका हॉलीडे है, मतलब ये भी या तो मान लो जैसे यहाँ संडे है तो यहाँ दशहरा आ गया या होली यहाँ पे आ गया, मतलब जो इसको प्रीपोन्ड करो तो भी यहाँ जो डेट आ रहा है वो हॉलीडे ही आ रहा है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। फिर कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि ड्यू डेट इसके पहले नहीं आएगा, फिर ड्यू डेट क्या होगा, इसके बाद आपका आएगा जो वर्किंग डेज होगा। दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा सुनिए, अगर हम 3 डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद जो ड्यू डेट आता है, अगर वो आपका प्लान्ड हॉलीडे आ जाए तो फिर हम ड्यू डेट को प्रीपोन कर देते हैं। अगर 3 डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करके जो ड्यू डेट आता है, अगर मान लो वो आपका सडन हॉलीडे आ जाए, तो फिर हम नेक्स्ट नॉर्मल डे पे जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चों बहुत ध्यान से, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात ध्यान सुनना कि 3 डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करके जो डेट आता है, अगर वो प्लान्ड हॉलीडे है, प्लान्ड हॉलीडे मतलब संडे हो जाए, नेशनल हॉलीडे हो जाए, गेस्टेड हॉलीडे हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, एक दिन पहले प्रीपोन करते हैं। लेकिन अगर एक दिन पहले प्रीपोन करते हैं, वो भी हॉलीडे है, हो सकता है यहाँ पे संडे, यहाँ पे होली हो गया, संडे यहाँ पे दीपावली, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो उस केस में और पीछे जाने के बजाय ये कहता है कि भैया फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट नॉर्मल डे होगा उस दिन आपको ड्यू डेट को मानना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे सब कुछ समझाया। आइए जरा मैं बताऊं आपका, in the month in which the period would terminate has no corresponding day, मतलब ये वाला पार्ट कि जिससे जो पीरियड आपका निकल के आएगा, अगर वो डेट नहीं आता तो कहते हैं कि आपका पीरियड shall be held to terminate on the last day of such month, last day of such month, मतलब उस महीने का जो लास्ट डेट होगा हम उस दिन मानेंगे, प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड आपका। दूसरा पॉइंट कहता है कि डेट ऑफ बिल ड्रॉन इज एक्सक्लूडेड फॉर काउंटिंग ड्यू डेट ऑफ बिल, मतलब जिस दिन बिल लिखा गया है उसके नेक्स्ट डे से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, जो भी आपका होगा। फिर इफ ड्यू डेट ऑफ द बिल इज ए संडे, नेशनल हॉलीडे, गेस्टेड हॉलीडे, ड्यू डेट कहता है इज काउंटेड ऑन द प्रीसीडिंग डे, मतलब उसके पहले का।
सर ये कहाँ लिखा है, रुको ना अभी। कहता है कि इफ द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज सडन हॉलिडे, ड्यू डेट इज शिफ्टेड टू नेक्स्ट नॉर्मल डे, वो भी ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे वही बता रहा है, व्हेन द कैलकुलेटेड ड्यू डेट इज ए पब्लिक हॉलिडे, द इंस्ट्रूमेंट, मतलब हॉलिडे आपका छुट्टी है, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू ऑन द प्रीसीडिंग डे। अभी था ना कि अगर ये मान लो पब्लिक हॉलिडे मतलब संडे हो जाए, नेशनल हॉलिडे हो जाए, गैजेटेड हॉलिडे हो जाए, तो हम प्रीपोन करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल फॉलिंग ड्यू फॉर पेमेंट ऑन अगस्त 15th विल हैव टू बी पेड ऑन 14th अगस्त, मतलब प्रीपोन हो जाएगा क्योंकि 15 अगस्त हमारे देश में छुट्टी का दिन होता है। बट वेन, ध्यान से सुनना, बट वेन द मैच्योरिटी डेट इज अ बैंक हॉलिडे और संडे एंड द सेकेंड डे ऑफ द ग्रेस इज ऑल्सो अ हॉलिडे, मतलब मान लो 14th डे जो अगस्त है वो भी आपके देश में छुट्टी का दिन है, तो बिल इज पेबल ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा, मान लो इसके बाद में छुट्टी है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपका यहाँ पे यानी कि 16th को यहाँ पे आपका ड्यू डेट निकल के आएगा। ये बात ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को ये पता होता है, सिर्फ आपको पता है क्योंकि आप COC के बच्चे हैं। COC में शक्तियां हैं, आपके अंदर शक्तियां हैं मेरे बच्चे, ये बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी ना। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था जी, हमने पढ़ा था क्लास में कि कभी कभी क्या होता है कि जिस दिन बिल लिखा गया और जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया गया वो दोनों अलग अलग डेट पे हो सकते हैं मेरे बच्चे। डेट ऑफ बिल ड्रॉन एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है दे कैन बी ऑन 2 डिफरेंट डेट्स। आपका कहते हैं कि अगर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है आपका कि इफ डेट ऑफ बिल ड्रॉन एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल आर 2 डिफरेंट डेट्स, तो ऐसे में 2 तरीके का बिल होगा, या तो होगा बिल आपका आफ्टर डेट या फिर बिल होगा आफ्टर साइट बिल। जब भी ध्यान देना, आप जब बिल जिस दिन लिखा गया और बिल जिस दिन एक्सेप्ट हुआ, अगर वो अलग अलग डेट पे होंगे तो बिल में इस बात को मेंशन करना होगा कि बिल आफ्टर डेट है या बिल आफ्टर साइट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बिल आफ्टर डेट है तो ड्यू डेट कब से काउंट करते हैं जी, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है। मान लो 12 तारीख को 12 मान लो अप्रैल को बिल लिखा गया, यह है बिल ड्रॉन, जब ड्रॉ किया गया मतलब लिखा गया, और 17 अप्रैल को यहाँ पे क्या है जी, एक्सेप्टेड हुआ, मतलब जो ड्रॉई है उसने 17 को एक्सेप्ट किया। कहता बताओ कि ड्यू डेट जो होगा, मान लो बिल लिखा गया 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स जो है वो कब से काउंट किया जाएगा, 12 अप्रैल से या 17 अप्रैल से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि जब भी दोनों डेट अलग होगा तो बिल पे इस बात को मेंशन करना होगा कि बिल आपका आफ्टर डेट बिल है या फिर आफ्टर साइट है। अगर कहता है बिल आफ्टर डेट है तो ड्यू डेट की काउंटिंग आपका डेट ऑफ बिल ड्रॉन से होता है, यानी कि 12 अप्रैल से 3 मंथ्स काउंट करेंगे प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड। बात समझ में आ गई? यस सर। अगर वो कहता है कि बिल जो है बच्चे वो आफ्टर साइट है, अगर याद रखना इन्हीं 2 में से कोई एक वर्ड मेंशन करना होगा आपको और पक्का मेंशन करना होगा। और बिल अगर कहता है कि आफ्टर साइट है तो जिस दिन बिल आपका एक्सेप्ट हुआ, जिस दिन आपको एक्सेप्टेंस मिला, उस दिन से ड्यू डेट की काउंटिंग शुरू होती है। ये बातें मैंने आपको यहां पे मेंशन किया है, ठीक है ना? ये सर। तो इस चैप्टर की थ्योरी तो इतनी ही बनती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में बता दो क्या डिफरेंस है। सेक्शन 4 आपका, सेक्शन 5 वो भी आपने देखा जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट 1881, बहुत पहले से, आजादी के पहले से चलते आ रहा है, बट क्या करें, जो चल रहा है वो पढ़ना पड़ेगा, एक्ट में कोई चेंज ही नहीं किया गया। फिर इसके बाद मेरे बच्चे हमने क्या देखा जी, आपका ड्यू डेट निकालने के बारे में हमने देखा कब ग्रेस पीरियड ऐड होगा कब नहीं होगा, ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालते समय क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, नेशनल हॉलिडे तो प्रीपोन्ड, सडन हॉलिडे तो नेक्स्ट नॉर्मल डे, नेशनल हॉलिडे मतलब छुट्टी, फिर उसके पहले भी छुट्टी, तो हम आगे जाएंगे। जिस दिन बिल लिखा उस डेट को एक्सक्लूड किया जाएगा। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ऑन डेट, ऑन डिमांड, ऑन साइट, एट साइट, ऑन प्रेजेंटेशन, अगर बिल में ये लिखा हुआ है ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता। इसके सिवाय जितने सारे बिल होते हैं उसमें भी नहीं होता। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता, तो ऑन वाले तो हो ही गए, ऑन डिमांड, ऑन साइट, एट साइट, ऑन प्रेजेंटेशन, और एक चेक भी ले लेना अलग से आपका, है ना?
खैर आइए जरा आप आते हैं। मैंने क्लास में, आपको भी याद होगा, कितने प्यारे तरीके से सारी बातें बताई हैं। अगर कोई बच्चा मेरा रेगुलर बच्चा नहीं है क्लास का और वो कहीं और से पढ़ता है या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, खासकर मेरे वो प्यारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको मेरे बच्चे थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है समझने में। तो बेस्ट तरीका क्या है, इसका एक लेक्चर ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे है बिल सब एक्सचेंज के नाम से, आप उसको पढ़ जाएंगे। जब उसको पढ़ लेंगे तो फिर आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने काफी मेहनत किया होगा, आपको बहुत इसका हेल्प मिलेगा। तो देखो अब जरा मैं लेकर आऊं यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कि याद कीजिए, जब बिल आपका ऑनर्ड होता है, मतलब बिल आपने जो लिखा और बिल आपका ड्यू डेट पे ऑनर्ड हो जाए, मतलब ड्रॉई ने बिल का पेमेंट कर दिया, तो उस समय एंट्रीज क्या क्या बनेंगी। सुनो ना ध्यान से मेरी बात। कहते हैं कि जब गुड्स एक्स ने वाई को बेचा, तो एक्स क्या है जी, ड्रॉअर है। वाई क्या है, वाई कौन है, आपका ड्रॉई है। तो जब गुड्स एक्स बेचेगा तो एक्स क्या बोलेगा, वाई टू सेल्स। नरेशन आप लिख लेना, एग्जाम में जनरली नरेशन हम तब लिखते हैं जब टाइम हमारे पास बच जाता है। पहले क्वेश्चन फटाफट खत्म करना मेरा काम होता है जी। सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिक्वायर्ड हो खत्म हो गए, तब नरेशन लिखना, पर्टिकुलर अमाउंट लिखना, ये सब काम को हम करते हैं, ठीक है ना। बट एनीवे आप ध्यान दीजिए, ड्रॉअर करेगा वाई टू सेल्स, और ये क्या करेगा, आप परचेज करने की एंट्री करेंगे कि हमने परचेज किया। इसके बाद जब बिल ड्रॉ हुआ तो आपने कहा हमने वाई का जो नाम था बच्चे उसको हटा दिया और बिल को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, है ना। बिल आ गया ना उससे अब आपका, तो जो सेल किया उसके बदले में हमारे पास बिल आ चुका है। अगर मान लो, पहले उसको हम बाद में पहले यहां देख लेते हैं। अगर बिल आपने मेच्योरिटी तक, मान लो 3 मंथ्स का बिल, तो 3 महीने तक अपने पास रखा और लास्ट में उसके बदले में पैसा ले लिया, तो बीआर अकाउंट जो डेबिट किया था ना, बीआर जो डेबिट था उसको हम क्रेडिट करके खत्म कर देंगे और कैश को बढ़ा देंगे। कैश या बैंक कुछ भी बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हो गया, सेल किया था उसके बदले में पैसा आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास हुआ। अगर मेरे बच्चे बिल आपने केप्ट टिल मेच्योरिटी करने के बजाय आपने क्या किया था जी, यहां पे देखिए आप, बिल अगर आपने बैंक से डिस्काउंट किया था, बिल डिस्काउंट करने का मतलब कि बिल बैंक को बेच देना, तो अगर बिल बैंक को बेच दिया तो बिल चला गया आपके पास से। जितना पैसा बैंक ने आपको दिया, पैसा क्या आपके अकाउंट में जमा कर देगा, मतलब आपका बैंक बढ़ जाएगा, और जो कुछ चार्जेस काटेगा हम उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट डेबिट कर देंगे, वो हमारा डिस्काउंट हो गया। तो बिल हमने क्या किया, बैंक को बेच दिया। अभी उधर मत देखना, यहां पे भी देखना, बिल हमने बैंक को बेच दिया। जब बिल हमने बैंक को बेच दिया, डिस्काउंट कर दिया, तो ड्यू डेट पे बैंक गया होगा ड्रॉई से पैसा मांगने, और जब ड्रॉई ने उसको पैसा पे कर दिया होगा 4B, जब बिल ऑनर्ड हो गया तो हमारे बुक पे कोई एंट्री नहीं। जब बिल के बदले में पैसा हम ऑलरेडी ले चुके हैं ड्रॉई से, तो फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री क्यों करेंगे जी, कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसा तो बैंक ने कलेक्ट किया होगा, अपने पास रखा होगा, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, है ना। तीसरा केस मेरे बच्चे, तीसरा, बिल इज इंडोर्स्ड। अगर हम बिल को इंडोर्स करते हैं, याद कीजिए हमने कितनी सारी बातें इस पे की थी। अगर आपने बिल को इंडोर्स कर दिया टू अ क्रेडिटर, मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास बिल है, बिल कितने का हमारे पास है जी, सपोज कि 20,000 का, और मेरे पास एक क्रेडिटर भी है मेरे बच्चे, क्रेडिटर, जिसको मुझे 20,000 का पेमेंट करना था, 20,000। बिल इंडोर्स करने का मतलब होता है कि अपने क्रेडिटर का हमने पेमेंट कर दिया इस बिल को देकर कि भैया बिल लो, काम खत्म करो। एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर हमारे खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे। क्रेडिटर्स कितने से खत्म हो जाएंगे, 20,000 से, है ना, जितने का क्रेडिटर है, और बिल हमारे पास से चला गया तो BRB टू BR अकाउंट, यही तो काम किया था। और हाँ, जब बिल आपका इंडोर्स जो किया था, यानी कि जो हमने क्रेडिटर को दिया था, क्रेडिटर ने ड्यू डेट पे जाके पैसा कलेक्ट कर लिया, तो पैसा क्रेडिटर ने अपने पास रखा होगा, हमें तो नहीं दिया होगा, यानी कि हमारे बुक में फिर क्या होगा जी, कोई एंट्री पास नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कई सारे केसेज कराए थे, अगर आपको याद होगा तो हमने एक कराया था जी, मान लो हमें क्रेडिटर को 25,000 का पेमेंट करना है और क्रेडिटर मेरे पास आ गया, हमने कहा कि 20,000 का बिल है, मैं आपको देने को तैयार हूं और बाकी अब नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। अगर उन्होंने माफी दे दी तो मेरे बच्चे क्रेडिटर तो हमारे 25 से कम होते थे, बिल चला गया 20 का, 5,000 जो अमाउंट है हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हम क्या लिखा करते थे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
याद कीजिए, अगर आपको याद हो बचपन की बातें, मतलब जब पढ़ा करते थे इस चैप्टर को मेरे साथ, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है। पॉसिबिलिटी ये भी है मेरे बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में आने का कि क्रिएटर को जो 25,000 का पेमेंट करना है, जब हमने क्रिएटर को बोला कि ठीक है जी मेरे पास 20,000 का बिल ले लो, उसने कहा बाकी 5,000 का क्या होगा। हमने कहा ठीक है जो बाकी 5,000 है आप माफ नहीं कर रहे हो तो हम आपको कैश दे देते हैं। अगर हमने कैश दिया होगा तो क्रेडिटर तो 25 से कम होगा, बिल 20 का, और 5,000 हमने क्या किया जी आपको कैश दिया, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, ये आपका हो जाएगा। यही तो होगा बच्चे, अरे बोलो ना ये सर। या फिर एक केसेज और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो क्रेडिटर को हमें 25 का पेमेंट करना है, क्रेडिटर को हमने 25 का पेमेंट करना है हमारे पास बिल कितने का है 20 का, लेकिन उसने कहा कि भैया फिर 5,000 हम बाद में आपसे लेंगे। 25 के क्रेडिटर है, हमने 20 का बिल दिया और हमने कहा कि माफ कर दो, वो बोले कि माफ नहीं करेंगे, हम बाद में 5,000 रुपये आपसे लेंगे। इसका मतलब मेरे बच्चे कि जो क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ वो सिर्फ आज 20 ही पेमेंट हुआ, तो क्रेडिटर को 20,000 से ही कम करेंगे, दिस इज कॉल्ड इन पार्ट सेटलमेंट। बाकी 5,000 का क्या होगा सर, वो क्रेडिटर के रूप में हमारे पास रहेंगे, जब उनका पेमेंट कर देंगे तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे। आज तो इस बिल के थ्रू जितने का पेमेंट हो रहा है उसी की एंट्री पास की जाएगी, वही काम किया मेरे बच्चे। और फिर 6 में आपका अगला केस है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर कलेक्शन के लिए, तो हमारे पास से बिल चला गया और हमने किस नाम को डेबिट किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। मैंने आपको बताया हुआ है ये एक तरीके का हमारा एसेट ही है। ये जो बिल था मेरे बच्चे वो भी हमारा एसेट था, तो बिल चला गया बट बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट आ गया, है ना। जो भी बिल हमने बैंक को दिया है कलेक्शन करने के लिए, तो बैंक के पास जब तक वो बिल रहेगा हम क्या बोलेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एक एसेट है मेरा जो जिस नाम से दिखाते हैं, और जब वो बिल कलेक्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे जी, हम बैंक को बढ़ा देंगे और जो एसेट्स हम दिखाया करते थे बिल सेंड फॉर कलेक्शन उसको हम कम कर देंगे, तो बैंक बढ़ गया एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट कम हो गया आपका। ये एंट्री हमारी पास हो गई, क्लियर ना। और नो डाउट कि जब हम बिल बैंक को देंगे कलेक्शन करने के लिए और बैंक कलेक्ट करेगा तो कुछ चार्जेस लेगा। हमने कहा था कि उन चार्जेस का आप अलग से एंट्री पास करना, आप कह देना कि बैंक से पैसा चला गया और एक्सपेंसेस का नाम क्या होगा जी, बैंक चार्जेस अकाउंट। तो ऐसी एंट्री हमने कही थी आपको मेरे बच्चे। ये एंट्रीज हो गया ड्रॉअर के बुक में, क्लियर ना यहाँ पे, ये सर। तो ड्रॉअर के बुक में डिफरेंट केसेज में हमने एंट्री देखा। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं आपका। हमने क्या बताया था जी, यहाँ पे ये चेक कीजिए, सेल किया, ठीक है, नया बिल लिया, बिल अगर हमारे पास है और आपका मैच्योर्ड हो गया तो कैश आ गया, बिल हटा दिया। अगर हमने बिल अपने पास रखने के बजाय बैंक को बेच दिया तो बिल तो हमारे पास से जाएगा ही जाएगा, बैंक में पैसा आ गया, जो चार्ज कटा वो डिस्काउंट लिख दिया। और ये बिल जब ड्यू डेट पे बैंक जाके पैसा कलेक्ट करेगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा बैंक ने अपने पास रखा होगा, इसलिए कहा ड्यू डेट पे नो एंट्री। अगर बिल आपने इंडोर्स किया, मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट के बदले में दे दिया, तो क्रेडिटर्स टू बीआर अकाउंट। बाकी केसेज हम देख चुके हैं। क्रेडिटर जब पैसा कलेक्ट कर लेगा तो हमारे बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी। अगले केस में अगर बिल हमने दिया था बैंक को कलेक्शन करने के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर अकाउंट, और जब पैसा कलेक्ट हो जाएगा तो बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। जो चार्जेस कटेगा उसकी हम अलग से एंट्री पास कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये ड्रॉअर के बुक में तो बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, ड्रॉअर के बुक में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, आप देख भी रहे हैं, लेकिन ड्रॉई के बुक में इतनी एंट्रीज नहीं होती। ड्रॉई के बुक में ना बहुत लिमिटेड एंट्रीज आपका निकल के आएगा, तो एक बार हम उनको भी देख लें साथ साथ में कि इसी के कोरस्पोंडिंग ड्रॉइंग में। अब आप ये नहीं कहना कि सर इतना फास्ट क्यों आ रहे, सब हमने रेगुलर क्लास में किया हुआ है और मुझे विश्वास है एक एक एंट्री आप रटनी समझ चुके हो पहले से, हमें कुछ समझाना ही नहीं है। आइए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या करेगा, एक तो परचेज करने की एंट्री किया, जब उसने बिल साइन किया मेरे बच्चे, तो वो क्या करेगा जी, जो एक्स लायबिलिटी है उसको हटा देगा और लायबिलिटी क्या दिखाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट। लायबिलिटी क्या बन गया, बिल्स पेबल। मेरे प्यारे बच्चों, जो ड्रॉई है उसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि आप बिल अपने पास रख रहे हो, कि बिल डिस्काउंट कर रहे हो, कि बिल इंडोर्स कर रहे हो, कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है कि जो भी इंसान इस बिल को लेकर मेरे पास ड्यू डेट पे आएगा हम उसको पेमेंट कर देंगे और हम अपने बुक से इस लायबिलिटी को खत्म कर देंगे।
चाहे बैंक आए, चाहे कोई, हम पूछेंगे नहीं कि भैया आप क्यों आए, हमने तो देखना है कि भैया मेरा बिल साइन किया हुआ है, जो भी मुझे वापस करेगा हम उसको पैसा पे कर देंगे, यही तो होता है। बोलो ना यस सर। तो पता है क्या होगा, अगर बिल आपने कैपिटल मैच्योरिटी है और आपका ऑनर्ड हो गया, तो हमने क्या बोला, बिल सेबल टू कैश अकाउंट, हमने बिल का पेमेंट किया। टू बैंक भी हो सकता है कि बैंक से आपने पेमेंट किया होगा। तो जब आपने बिल डिस्काउंट किया था, हमें कोई मतलब नहीं, नो एंट्री विल बी पास्ड। जब ऑनर्ड हुआ, मतलब जब बैंक वाला आया पैसा लेने के लिए, तो सेम एंट्री रिपीट करूंगा, बीपी टू कैश अकाउंट। यही एंट्री देखो यहाँ पे आ गया, बीपी टू कैश अकाउंट। आपने क्या किया जी, बिल को यहाँ पे इंडोर्स किया, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास इंडोर्सी आया पैसा लेने के लिए, हमने बीपी टू कैश कर दिया। कोई भी आ जाए हम बीपी टू कैश, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या है जी, बीपी, हम उसको पे करेंगे तो बीपी खत्म हो जाएगा, कैश मेरे पास से चला जाएगा। आपने बिल बैंक को दिया कलेक्शन करने के लिए, हमारी कोई एंट्री नहीं होगी, बिल आया था पैसा लेने, तो बीपी टू कैश अकाउंट। बैंक चार्जेज आपका कटेगा, हमारा थोड़े कटेगा, हम क्यों उसकी एंट्री पास करेंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड। यही तो होता है मेरे बच्चे। तो ये था केसेज क्या जी, ऑनर्ड का। अगर बिल आपका ड्यू डेट पे ऑनर्ड हो जाए तो क्या करेंगे, और फिर मेरे बच्चे अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो क्या करेंगे, अगला केस पढ़ा है ना हमने कि अगर बिल मान लो ड्यू डेट पे ड्रॉई आता पैसा मांगने, और माफ कीजिए ड्रॉई नहीं, वो ड्रॉवर आता है, या ड्रॉवर ने जिसको बिल इंडोर्स किया था, या फिर बैंक कोई भी पैसा मांगने आएगा, और ड्रॉई अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करता, ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर देता है, ड्रॉई मर गया है, इनसे कुछ भी हो सकता है, और अगर ड्रॉई नहीं पे करता तो कहते हैं कि बिल आपका डिसऑनर्ड हो गया, बिल को हमने क्या किया, डिसऑनर्ड कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी अगर हम ड्रॉवर के बुक में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात करना, नीचे मत देखना, मैं इसको हटा ही देता हूं, अदरवाइज कहीं आप इसको देख के काम खराब ना कर लो। ये लीजिए, ये सब हमने आपको बताया हुआ है, ये लीजिए। अब ठीक है, अभी भी दिख रहा है, अरे दिखने दो ना बदमाश, क्या जाता है, ध्यान यहां मत देना, ऊपर में देना। कहता है, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, ध्यान देंगे कि अगर बिल आपका डिसऑनर्ड होता है, हम लोग क्या सीख रहे हैं, डिसऑनर्ड का केस, मतलब ड्यू डेट पे अगर पेमेंट नहीं हो पाता तो क्या करेंगे मेरे बच्चे। जो ड्रॉवर है, हमेशा जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ये जो डेटर है ना, मतलब जिसने बिल साइन किया था, उसके नाम को डेबिट करेगा इन ऑल द केसेज। क्योंकि अब अल्टीमेटली जो कागज आपने साइन करके दिया था, उस कागज की वैल्यू खत्म हो गई, मुझे पैसा डायरेक्टली अब आपसे लेना है। तो देखो चारों ही केस में क्या करेंगे, वाई का नाम डेबिट होगा। अगर बिल मेरे पास ही था, बिल कैपिटल मैच्योरिटी, अगर बिल मेरे पास था एंड डिसऑनर्ड हो गया, तो मेरे पास से बिल चला, बिल को हटा दूंगा, मतलब जो बिल हमने आपसे रिसीव किया था वो कागज का टुकड़ा मैं फाड़ के फेंक दूंगा और पैसा डायरेक्टली आपसे लूंगा। हाँ, यहाँ पे अगर मान लो मैंने कोई नोटिंग चार्ज पे किया बच्चे, नोटिंग चार्ज टू कैश, तो वो भी अब मैं अमाउंट लूंगा। यानी कि बिल अगर मान लो आपका 20,000 का था, 100 रुपीज का मुझे नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा बिल डिसऑनर्ड को नोटरी पब्लिक से रजिस्टर कराने के लिए, तो अब डेटर से मैं पैसा कितना लूंगा, 20,100 का अमाउंट, इतना पैसा मैं वाई से टोटल चार्ज करूंगा। तो एग्जाम में आ जाए, नोटिंग चार्ज कौन पे करता है, नोटिंग चार्ज कौन पे करता है मेरे बच्चे, जो भी बिल का होल्डर होगा, बिल का होल्डर ऑन ड्यू, जिसके पास बिल होगा नोटिंग चार्ज वही पे करेगा। जैसे कि इस केस में बिल किसके पास था, ड्रॉवर के पास, तो उसको नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा। यहाँ पे बिल किसके पास था, बैंक के पास, जब बिल डिस्काउंट किया था तो बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया होगा। जब हमने इंडोर्स किया था बिल किसके पास था, क्रेडिटर के पास, तो उसने यहाँ पे नोटिंग चार्ज पे किया था। बिल हमने दिया था बैंक को कलेक्शन करने के लिए, बिल किसके पास था, बैंक के पास, बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया होगा। मतलब जो बिल का होल्डर होता है ही पेज द नोटिंग चार्ज। लेकिन एग्जाम में आ जाए, who has to bear the amount of noting charge, नोटिंग चार्ज के अमाउंट को कौन बियर करेगा, तो मेरे बच्चे अल्टीमेटली ड्रॉई को बियर करना पड़ता है, क्योंकि उसी की गलती के चलते नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा। तभी तो देखो ना, नोटिंग चार्ज जो पे किया वो भी पैसा मैं आपसे लूंगा। यहां पे बिल डिस्काउंट किया गया तो सॉरी, बिल डिस्काउंट किया गया तो बैंक मुझसे कितना लेगा, बैंक लेगा एक तो बीआर का अमाउंट, जितना बीआर का अमाउंट था वो बीआर का अमाउंट, जितना उसने हमें दिया था वो नहीं,
क्योंकि इसको पूरा पैसा चाहिए, और प्लस आपका क्या जी, नोटिंग चार्ज का अमाउंट। नोटिंग चार्ज मैंने लिखा हुआ है बिल अमाउंट प्लस आपका नोटिंग चार्ज यहाँ पे, और उतना ही पैसा मुझे आपसे लेना है। अगर बिल इंडोर्स हुआ था क्रेडिटर को, तो डेटर्स टू आपका क्रेडिटर अकाउंट, मतलब वाई टू क्रेडिटर। मैं डेटर यानी कि वाई से कितना लूंगा, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। क्रेडिटर को यहाँ पे कितना क्रेडिट करना होगा मेरे बच्चे, जितना पहले हमने माफ किया था ना बिल के चक्कर में, बिल जब लिया था और जितना क्रेडिटर ने माफ किया था सबको डेबिट करना पड़ेगा। मतलब मैं बताऊं, अगर 21,000 का क्रेडिटर हमारे पास था, क्रेडिटर, और मान लो बिल भी हमने जो दिया था वो सपोज की 21 का दिया था, तब तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, और प्लस यहाँ नोटिंग चार्ज मान लो कट गया, नोटिंग चार्ज कट गया आपका 100 रुपीज का अमाउंट। तो क्रेडिटर को पहले तो आ जाओ, क्रेडिटर को मुझे दोबारा कितना देना होगा, 21 प्लस 100, 21,100 का अमाउंट। मुझे वाई से लेना कितना होगा, तो बिल का जो अमाउंट है प्लस ये, यानी कि 21,100 का अमाउंट। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, अगर मान लो क्रेडिटर का पहले जो कर्ज था मेरे बच्चे वो था आपका 22,000, और जब हमने बिल दिया था उस समय दिया था फुल सेटलमेंट में, मतलब 21,000 का बिल देके पूरे 22,000 क्रेडिटर से हमने माफी ले ली थी, लेकिन अब उसको क्रेडिटर को पेमेंट ही नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब हमने क्लास में किया हुआ है। डेटर कितने से डेबिट होगा, तो जितने का बिल है प्लस नोटिंग चार्ज 21,100। क्रेडिटर कितने से क्रेडिट होगा, तो जितना कर्ज बिल के चलते उसने माफ किया था वो प्लस नोटिंग, यानी कि 22,100। और उस केस में उसने डिस्काउंट जब हमें दिया होगा, स्टार्टिंग में हमने इनकम दिखाया होगा, अब उस डिस्काउंट को रिवर्स कर देंगे, यानी कि डिस्काउंट रिसिप्ट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 1,000 से आपका, एंड सो ऑन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, वही एंट्री यहाँ पे निकल के आएगी। ये पक्का है मेरे बच्चे कि चारों ही केसेज में यहाँ पे हमेशा डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा आपका यहाँ पे डेटर्स, यानी कि वाई अकाउंट। चारों ही केस में आपका डेबिट होगा। और बिल हमारे पास है तो 2 BR अकाउंट 2 कैश, बिल डिस्काउंट किया था 2 बैंक, बिल इंडोर्स किया था 2 क्रेडिटर, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो 2 बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये आपका। और हाँ, यहाँ पे आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट नो डाउट कि यहाँ पे आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, है ना। बिल सेंड फॉर कलेक्शन किस चीज के लिए जी, आपका बिल अमाउंट के लिए, जितने का बिल बैंक को दिया था, और जो चार्जेस कटे हैं डिसोनेट के, बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाल लिया होगा, यानी कि नोटिंग चार्ज हमारे बैंक से ही तो गया होगा, और उतना पैसा में क्या करना है जी, डेटर से लेना है। ये आपकी एंट्री हुई। तो ये तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो गई। नाउ कम टू इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई के बुक में एंट्री क्या होगा, जब भी बिल डिसोनेट होगा मेरे बच्चे, जब बिल डिसोनेट होगा तो वो दोबारा अपने लायबिलिटी को बढ़ाएगा क्रेडिटर को, कि मुझे क्रेडिटर को पे करना है। मतलब ओहो, मैंने एंट्री उल्टा लिख दिया, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, माफ कीजिए, ये गलत है एंट्री। एंट्री क्या बनेगा बच्चे, ये हमेशा क्या करेगा वाई, एक तो बिल पेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा, ये एंट्री काट के लिख देंगे आप, बिल पेबल को डेबिट करेगा, है ना, कि जो बिल पेबल मेरे पास था लायबिलिटी वो खत्म हो गया। यही नहीं, जो नोटिंग चार्ज है बच्चे वो अब मुझे पे करना होगा, तो नोटिंग चार्जेस ये क्या करेगा, एक्सपेंस के रूप में दिखाएगा, एंड 2 वो क्या बोलेगा जी, आपका क्रेडिटर यानी कि वाई अकाउंट, है ना। सॉरी, किसके बुक में कर रहे हैं, वाई के बुक में ना, तो एक्स अकाउंट। तो वो क्या करेगा, कहता है भैया अब ये पैसा मुझे दोबारा किसको देना होगा जी, ये हमें देना होगा आपका यहाँ पे एक्स को, तो 2 एक्सेज अकाउंट आपका, ये यहाँ पे एंट्री निकल के आएगी। बीपी डेबिट, मान लो बिल आपका 20,000 का है, वो आपका अमाउंट हो गया। नोटिंग चार्ज में मान लो 1,000 लगा है जी, तो हम क्या करेंगे 21,000 पे करेंगे। सब में ये गलती कर दिया मेरे बच्चे, ये सब में गलती है आपका, सब में गलती है। सेम एंट्री यहाँ पर भी आएगा, सेम एंट्री यहाँ पर भी, सेम एंट्री यहाँ पर भी, क्योंकि ड्रॉवी जो है वाई वो हमेशा क्या करेगा, जो पेपर साइन करके दिया था उसको फाड़ के फेंक देगा, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। नोटिंग चार्ज भी उसका एक्सपेंस बनेगा, वो सारा पेमेंट क्या करेगा, दोबारा एक्स को देना है, इन ऑल द 4 केसेज आपका। ठीक है बच्चों, ये किया था हमने, ये सर। तो हमने ऑनर्ड का देख लिया, डिसऑनर्ड का। एक बार दोबारा डिसऑनर्ड का रिवीजन करते हैं। जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा एंड ड्रॉवर के बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो हमेशा इन ऑल द 4 केसेस जिसको गुड्स भेजा था, मतलब डेटर यानी कि वाई को डेबिट करेगा। अगर बिल उसके पास था तो 2 BR अकाउंट, बिल को फाड़ के फेंक दिया और नोटिंग चार्ज पे किया तो 2 कैश अकाउंट।
अगर बिल बैंक से डिस्काउंट किया था तो टू बैंक अकाउंट, अगर बिल इंडोर्स किया था टू इंडोर्सी अकाउंट, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और हाँ, बैंक ने नोटिंग चार्ज काटा होगा तो लास्ट वाले केस में मेरे अकाउंट से निकाला होगा तो हम टू बैंक अकाउंट अलग से यहाँ पे दिखा देंगे। लेकिन जब बात ड्रॉई के बुक में आती है तो ड्रॉई के बुक में हमेशा इन ऑल द केसेज क्या होगा जी, एक तो बिल्स पेबल कैंसिल करना पड़ेगा, नोटिंग चार्ज हमें एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, उतना पैसा अब दिखाना होगा कि हमें एक्स को पेमेंट करना है। ये केस हो गया आपका डिसऑनर्ड का। क्लियर ना? हम लोगों ने इस पे आई थिंक मुझे लगता है कि 10-12 घंटे हम लोगों ने, इससे भी ज्यादा शायद हम लोगों ने इस पे डिवोट किया इस चैप्टर को, पूरा एमसीक्यू, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ खत्म करने के लिए, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ खत्म करने के लिए ना। फिर होता है अब आफ्टर डिसऑनर्ड। बिल ऑनर्ड हो गया तब तो अच्छी बात है जी। अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया तो मेरे बच्चे डिसऑनर्ड होने के बाद क्या होता है, फिर आगे कैसे चलते हैं, मैंने केसेज क्या क्या बताया है मैं आपको पहले यहां पे समझा दूं अलग से। सुनिए हम लोगों ने क्या सीखा है, आफ्टर डिसऑनर्ड क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपका है। बिल डिसऑनर्ड होने के बाद मान लो हमें क्या करना था जी कि वाई से हमें लेना था मान लो 2 लाख रुपए, कुछ भी हो सकता है 2 लाख, और 20 मान लो 2 लाख से टोटल लेना था। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी था याद कीजिए। पॉसिबिलिटी था कि 2 लाख के अंदर में से वो हमें क्या करे कि कुछ अमाउंट अभी पे कर दे, 120 मुझे अभी पे कर दे, और कहे कि जो बाकी अमाउंट बच गया ये प्लस जो इंटरेस्ट बनेगा इसके ऊपर में, ऑब्वियस बात है क्योंकि ये पेमेंट अभी कर दिया, ये इसका न्यू बिल कहेगा लिखने के लिए, नया बिल लिख दो आप, है ना बच्चे। तो हम क्या करेंगे, नया बिल लिख देंगे। नया बिल का ड्यू डेट आएगा या तो ऑनर्ड होगा या डिसऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड हो गया तो अच्छी बात है, जैसे हम एंट्री सीखे वो काम करेंगे। डिसऑनर्ड हो गया तो फिर से कहानी दोहराएंगे। मैं सोचता हूं कि क्यों ना, जब आपके लिए मैंने संभाल के यहाँ पे कुछ रखा इस चीज को समझाने के लिए, तो क्यों फिर ऐसे बताऊं। आओ जरा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। आपने मेरे साथ क्वेश्चन क्लास में किया भी है मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से बताऊंगा। हमने कहा जी एंट्रीज आफ्टर डिसऑनर्ड क्या होगा, पहले सुनेंगे यहाँ पे केसेज आपको क्या बता रहा है। कहता है क्वेश्चन के अंदर में, कहता है कि एज्यूम आफ्टर डिसऑनर्ड ऑफ द बिल, बिल डिसऑनर्ड हो गया, एक्स रिक्वेस्टेड टू पे 120,200 इमीडिएटली आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ₹5,20,200। मेरे प्यारे बच्चे, टोटल जो अमाउंट हमें इनसे कलेक्ट करना था, टोटल अमाउंट का मतलब हो गया जो बिल अमाउंट था वो बिल प्लस जो नोटिंग चार्ज अगर कुछ रहा होगा, तो ये सब मिला के जो टोटल अमाउंट हमें आपसे कलेक्ट करना था वो अमाउंट कितना बता रहा आपको, 5,20,200 का अमाउंट, इतना पैसा आपसे कलेक्ट करना था। वो कहता है कि इसमें से इमीडिएटली अभी हमसे पैसा ले लो कैश, कितना, 1,20,200। ठीक है, तो अगर इतना अभी ले लिया तो बैलेंस जरा बताओ अभी और कितना बच गया। बैलेंस यहाँ पे कितना बच गया, 4 लाख का अमाउंट बना ना, 4 लाख। 522 में इतना कैश अभी मिल गया तो बाकी इतना पैसा बच गया, बोलो ना। कहता है कि एंड टू गिव अ न्यू एक्सेप्टेंस फॉर द बैलेंस टुगेदर विथ इंटरेस्ट 12% per annum फॉर 2 months। मेरे बच्चे कहता है कि एक तो ये प्लस आप हमसे क्या ले लो जी, इंटरेस्ट, क्योंकि बिल 2 महीने के लिए लिखा जा रहा है तो इंटरेस्ट फॉर 2 months, 2 months है ना, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 12% पर एनम के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से, ठीक है ना। और कहता है कि इसका आप हमसे क्या करो, लिख दो न्यू बिल। ये आज नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, तो इसके लिए क्या कीजिए, आप नया बिल मुझ पर ड्रॉ कर दो, नया बिल। और कहता है ऑन द ड्यू डेट बिल वाज मेट। जब इसका ड्यू डेट आया तो कहता है कि बिल आपका यहाँ पे मेट हो गया, मतलब बिल का पेमेंट हो गया। बोलता है भैया आप इसकी एंट्रीज पास करके दिखाओ, एंट्रीज पास करके। तो मेरे बच्चे आओ ना, एक बार रिवीजन कर ही लेते हैं ना, हमने सब पढ़ा हुआ है, बट एक बार क्या दिक्कत जाएगा। और खासकर जो हमारे प्यारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको यहाँ पे समझना मेरे साथ जरूरी है, ठीक है ना। तो आओ जरा मैं एक काम करता हूँ, ये रहा हमारा 2 पार्ट, ओहो ये रहा हमारा यहाँ पे 2 पार्ट। क्या हो रहा है बदमाश, ये पकड़ना है। ये रहा हमारा 2 पार्ट। मैं आपको एंट्री दिखाता हूं यहाँ पे दोनों के बुक में, क्योंकि हम दोनों के बुक में सीख रहे हैं। यहाँ पे एक हो गया जी एक्स और यहाँ पे हो गया वाई। एक्स यानी कि हमारा कौन है, ये ड्रॉअर है ना, और ये हमारा ड्रॉई है।
तो पहले मैं ड्रॉवर के बुक में दिखा दूं ताकि दोनों एंट्री समझ में आ जाएगा, और जो कैसे बन सकते वो भी आपका। फिर बच्चे डिसऑर्डर्ड की एंट्री हो चुकी है, मतलब एक्स ने पहले से वाई को डेबिट किया हुआ है। अब क्या हुआ कि वाई ने इतना पैसा आपको कैश दे दिया, तो कैश मिला ना, तो या तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो आप, कैश या बैंक कुछ भी। आप याद रखना डिसऑर्डर्ड की एंट्री हम कर चुके हैं पहले। सर डिसऑर्डर्ड की एंट्री क्या होगी? अरे बदमाश, डिसऑर्डर्ड की एंट्री ये देखो आप, ये जो एंट्री है ना, जो भी केस रहा होगा वो केसेज के मुताबिक आप एंट्री कर चुके हो। हर एक केस में हमें पैसा किससे लेना है? वाई से लेना है, वाई से। तो वही अब वाई से आगे कहानी चल रही है आपका, हमें वाई से पैसा लेना है और उसी कहानी पे हम आ रहे हैं। तो वाई को हमने डेबिट किया था ना, मतलब पैसा लेना था जी। तो आज वाई से हमने कितना लिया? 120,200। तो कैश अकाउंट डेबिट कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट 1,20,200 रुपीज, इतना ले लिया। किससे पैसा लिया? वाई से, तो टू वाइज अकाउंट। याद रखना अब बिल थोड़े ही है, बिल तो मेरे बच्चे हम लोग खत्म कर चुके हैं, डायरेक्टली अभी हिसाब किससे होगा? यहाँ पे वाई से होगा। पहली एंट्री आपका। दूसरी एंट्री में जब आपको नया बिल लिखना है तो नए बिल के पहले ये इंटरेस्ट ड्यू करना होगा, अगर इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट है तो मेरे बच्चे एक्स कहता है कि हमें आपसे इंटरेस्ट लेना है। अगर इंटरेस्ट लेना है तो मैं क्या करूंगा? टू इंटरेस्ट, ये हमारा इनकम है, इंटरेस्ट मुझे लेना है ना, मैं यहां पे क्रेडिट करूंगा। और किससे लेना है? वाई से, तो वाई के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, वाई के अकाउंट में डेबिट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री। जरा मुझे बताओ कितना निकल के आ गया आपको यहाँ पे? तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 4 लाख पे। जो कर्ज अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया उस पे निकाला जाएगा 4 लाख पे। रेट बताओ कितना है इंटरेस्ट का? 12%। और कितने महीने का? तो यहाँ पे आपका आएगा 2 मंथ्स का। मैंने गलती से रेगुलर क्लास में ना एक क्वेश्चन में 2/10 लिख दिया, तो आप बदमाश बच्चे बार बार पूछते हो कि सर 2/10 क्यों लिख दिया? अरे मनुष्य हूं, गलती हो सकता है, आपको समझ में आना चाहिए, पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये 4 लाख रुपीज पे 12% एंड आपका 2/12 यानी कि ये हो गया अमाउंट आपका 8,000। तो हमने क्या किया जी? 8,000 का इंटरेस्ट मेरे बच्चे यहाँ पे हमने ड्यू किया। तीसरी एंट्री में नाउ नया बिल लिखा जाएगा। तो जब जब बिल लिखा जाएगा हम क्या करेंगे? BR अकाउंट डेबिटेड एंड टू वाइज अकाउंट, वाइज अकाउंट है ना। कितना? तो 4 लाख प्लस इंटरेस्ट यानी कि 4,08,000 का आप यहाँ पे बिल लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि जब ड्यू डेट आया, जब ड्यू डेट आया तो बिल मेट हो गया, तो सारी एंट्री वही चलेंगी। मतलब जब ड्यू डेट आया बिल मेट हो गया, इसका मतलब कि आप देखो ना, बिल तो आपके पास ही है ना बच्चे, और जब बिल आपके पास है और मेट हो गया तो हम क्या करते हैं? कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, अकाउंट आपका डेबिटेड एंड टू हम क्या करेंगे जी? किससे पैसा रिसीव किया? बिल का, तो टू BR अकाउंट हो गया। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन को और लंबा करने का मन करेगा तो पता आप क्या बोल सकता है? इस बिल को भी आपने डिस्काउंट किया या इसको इंडोर्स किया या बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया, तो वही एंट्री पहले वाले रिपीट होते चले जाएंगे। ड्यू डेट पे बिल मिल गया तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एंट्री पास कर लेंगे। ये हो गया मेरे बच्चे ड्रॉअर के बुक में। अगर हम ड्रॉई के बुक में एंट्री करें तो वाई क्या बोलेगा जी? कि भैया हमने तो पे किया, हमारे पास से कैश चला गया। आज कितना हमने पे किया? 120,200। याद रखना डिसऑर्डर्ड की एंट्री पहले आप कर चुके हो, उसके बाद की एंट्री बता रहे हैं। और हमने क्या किया जी? एक्स की लायबिलिटी उतने से खत्म कर दी, 1,20,200। इन्होंने इंटरेस्ट लेना है बट मुझे देना है। जब मुझे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट मेरा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट हम डेबिट करेंगे 8,000 से एंड टू हमें किसको देना है? एक्स को। तो कितना? 8,000 का अमाउंट। इन्होंने नया बिल लिखा, हमने साइन किया, तो हमने क्या किया जी? एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। यही तो होता है नया बिल लिख के साइन करने का। 4,08,000, 4,08,000। ठीक है ना बच्चे? और लास्ट में जो पैसा इन्होंने बिल का पेमेंट कर दिया होगा तो BP अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, कुछ भी कर सकते हैं आप। 4,08,000 एंड 4,08,000, खत्म होगी बात। यही तो बातें निकल के आएंगी। सर क्या जरूरी है कि जो सेकेंड बिल का ड्यू डेट आएगा वो पेमेंट कर देगा? जरूरी नहीं है बच्चे, फिर से डिसऑर्ड हो सकता है, फिर से एक कहानी रिपीट हो सकती है। या फिर अगर ड्रॉवर को गुस्सा आ गया कि बार बार डिसऑर्ड कर रहा है तो केस कर देगा, केस कर देगा। कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में बोला कि भैया आप तो बदमाश हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको इंसॉल्वेंट बोल देगा और आपकी प्रॉपर्टी बेच के जितना पेमेंट हो सकता है उसका करा देगा।
सर कैसे? अगले केस में हमने ये भी आपको बताया है। एक चीज और केस देख लो आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन और रखा मेरे बच्चे, इसी को यहाँ पे लेकर आइए। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि एज्यूम आफ्टर डिसऑनर्ड, बिल के डिसऑनर हो जाने के बाद एक्स रिक्वेस्टेड टू पे 120-200 इमीडिएटली आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 520-200 टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ आपका 12% per annum ऑन द बैलेंस अमाउंट फॉर 3। बहुत ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना एग्जाम में। एक्स कहता है कि मैं आपको ये तो 120-200 देने को तैयार हूं। मेरे बच्चे जरा बताओ टोटल ड्यू कितना था? टोटल ड्यू, तो टोटल ड्यू जो था अमाउंट वो कहता है कि 5,20,200, 5,20,200 का अमाउंट, ये टोटल अमाउंट ड्यूज था। इसमें से कहता है कि इमीडिएटली आपको जो कैश में देने को तैयार हूं एक तो 1,20,200। लैंग्वेज को ध्यान से, सिर्फ यही नहीं, कहता है कि 120-200 इमीडिएटली आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इतना, टुगेदर विथ इसके साथ साथ वो इंटरेस्ट जो बनेगा ना 12% ऑन द बैलेंस अमाउंट फॉर 3 months। जरा बताओ बैलेंस अमाउंट कितना है? अरे क्यों नहीं लिखता ठीक से? बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? 4 लाख रुपए। मेरे प्यारे बच्चे इस 4 लाख पे जरा बताओ इंटरेस्ट कितना बन रहा है? इंटरेस्ट कितना बन रहा है? तो 4 लाख रुपीज पे ज्यादा लिख दिया मैंने, 4 लाख रुपीज पे क्या रेट है जी आपका? 12%। और कितने महीने का? 3 months का। 3/12 कितना हो गया? 12,000। ये 12,000 का एक बार चेक करो, 12,000 है ये सर, ये 12,000 का जो इंटरेस्ट बना ना, ये 12,000 भी मेरे बच्चे वो आज ही आपको देने को तैयार है। मतलब ये प्लस 12,000 का अमाउंट। कहता है कि चिंता ना करो, जो इंटरेस्ट बनेगा वो पैसा भी मैं आज आपको देने को तैयार हूं, बाद में क्यों वेट करोगे। यानी कि वो टोटल 1,32,200 का अमाउंट देने को तैयार है। एक बार दोबारा पढ़ लो, एग्जाम में बहुत ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना। पता बच्चों, देखा गया अक्सर कि आप जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे सेमेस्टर मतलब पूरा आपने तरीके से स्टडी किया हुआ और एग्जाम देने जा रहे हो, तो अक्सर देखा गया कि पढ़े हुए बच्चे भी, जो प्रॉपर तरीके से पढ़े वो बच्चे भी एग्जाम खराब करके आ जाते हैं। सिर्फ एक ही रीजन होता है, ध्यान से क्वेश्चन ना पढ़ना। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा ना, बिलीव कीजिए कि आपके किसी भी हालात में अगर पेपर 100 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 60 मार्क्स कहीं जाते ही नहीं है अगर आपने प्रॉपर ठीक से पढ़ा है तो। लेकिन होता क्या है कि क्वेश्चन में हार्ट में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं और काम खराब हो जाता है। कितना साफ साफ शब्दों में कह रहा है, एक्स रिक्वेस्टेड टू पे 120-200 इमीडिएटली आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इतना, टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% ऑन द बैलेंस अमाउंट फॉर 3 months। यानी कि जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी हम आज देने को तैयार है। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट, यानी कि इसका सिर्फ क्योंकि इंटरेस्ट अभी पे कर दिया, नया बिल यहाँ पे ड्रॉ किया गया, न्यू बिल ड्रॉ, यहाँ पे नया बिल ड्रॉ किया गया। कहता है कि जब ड्यू डेट आया इस रिन्यूड बिल का, इसका जब ड्यू डेट आया तो वो बदमाश इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी स्थिति खत्म हो गई और ऑफिशियल रिसीवर मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि आपको सिर्फ इसका 60% अमाउंट ही मिल पाएगा। तो ड्यू डेट पर बच्चे वो इंसॉल्वेंट हो गया और 60% ही आप यहाँ पे रिकवर कर पाए उनसे, इसी की एंट्रीज आपको पास करनी है। हमने सीखा है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, फटाफट आओ ना एक बार इसको भी हम देख लें कि क्या एंट्री निकल के आएगा। तो पार्टी तो वही है एक्स वाई और इसको हमने रख लिया यहाँ पे। तो आप मेरे साथ शुरू करेंगे, यहाँ पे फटाफट कीजिए। यहीं पे आपके जो ये मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है ना, अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है तो यहीं पे आप लिख लीजिए, अगर प्रिंट आउट नहीं निकाला तो फिर आप अलग रजिस्टर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लीजिए, हमने क्या किया जी, यहाँ पे एक्स एंड वाई। चलिए पहला कितना, हमें पहले तो जब पैसा इतना लेना है तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करना होगा। तो एंट्री हो जाएगा, एक्स कहेगा कि भैया इंटरेस्ट मेरा इनकम है, टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना जी, ये इंटरेस्ट बन गया 12,000। ये पैसा किससे लेना है, वाई से लेना है, तो वाई अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, वाई अकाउंट डेबिट कितना 12,000 का अमाउंट, ठीक है ना। अगली एंट्री में हम कैश रिसीव करेंगे, तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो आप, अकाउंट डेबिटेड, ऐसे बैंक ज्यादा अच्छा रहता। एंड टू आपने क्या बोला जी, वाइज अकाउंट,
कितना पैसा मिल गया आपका 132,200 का अमाउंट है ना, इतना पैसा हमने रिसीव कर लिया, ये पैसा रिसीव कर लिया। या फिर आप चाहो तो इसकी एक एंट्री भी बन सकती थी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिटेड इतना, टू वाइज अकाउंट हो जाता 120,200 एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाता 12,000 रुपए। बट अच्छा है कि तो अलग अलग एंट्री करो आप, कोई दिक्कत थोड़ी ही है। थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड एंट्री में अब नया बिल लिखा जाएगा, तो BR अकाउंट डेबिटेड टू, आपने क्या करना है, किस पे बिल लिखा हमने, वाई पे कितने का, 4 लाख रुपए का आपका बिल, ये लिखा हमने, है ना। जब ड्यू डेट आया तो इस बदमाश ने इस बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया, मतलब नहीं पेमेंट किया मेरे बच्चे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री यानी कि ड्यू डेट पे हम क्या करेंगे जी, कि अब हमें यहाँ पे जरा बताओ क्या होगा, बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। अगर बिल हमारे पास है और डिसऑनर्ड हुआ तो वाई को हम डेबिट करेंगे एंड टू BR अकाउंट। अगर कुछ नोटिंग चार्ज के बारे में बोलता तो वो भी काम करते, नोटिंग चार्ज, बट है नहीं, लेकिन नहीं है तो हम क्या करें फिर, आपका जरा बताओ। फिर पांचवी एंट्री में अब हमें जो वाई से पैसा लेना था 60% मिल पाया, तो जितना मिल गया मेरे बच्चे कैश या बैंक को डेबिट कर दीजिए, जो नहीं मिला हम उसको बैड डेट्स अकाउंट लिखते हैं, डूब गया हमारा पैसा, एंड टू हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, वाइज अकाउंट। जितना लेना था उसको हमने हटा दिया, 60% मिला तो 60 यानी कि 2,40,000, एंड जो पैसा नहीं मिला हमने यहाँ पे बैड लिख के काम खत्म कर दिया। यही तो करते हैं, बोलो ना। अरे यही होता है ना बच्चों, सर बहुत फास्ट चल रहा, अरे काहे का फास्ट बदमाश, काहे का फास्ट। पूरे साल इसको पढ़ाते पढ़ाते मेरी हालत खराब हो चुकी है, ये कहानी सुनाओ, वो कहानी सुनाओ, चंदा मामा की कहानी, शेर की कहानी, दोस्त की कहानी, उसने उसको पीटा, उसने वो दोस्त, क्या क्या नहीं सुना है मैंने इस चैप्टर को ठीक से समझाने के लिए। अब काहे का टफ, काहे का स्पीड। वाई की एंट्री बताइए, इसने इंटरेस्ट देना है जी, तो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट डेबिटेड टू एक्सचेंज अकाउंट, कितना 12,000 एंड 12,000। यहां कैश टू वाई था, ये क्या बोलेगा जी आपका, वाई एक्सचेंज टू कैश, हमने एक्स को इतना कैश दे दिया, कितना 132,200 का अमाउंट, 132,200 का अमाउंट। इसने नया बिल लिखा, हमने नया बिल साइन किया, तो एक्स टू बीपी कितने का बिल हमने साइन किया है, 4 लाख रुपीज का। बिल डिसऑनर्ड हुआ तो हम क्या करेंगे जी, अगेन बीपी को हटा के 2x, अब पैसा एक्स को देना है दोबारा 4 लाख। कोई नोटिंग चार्ज होता तो वो भी कंसिडर करते, बट है नहीं। पैसा अब कितना हम दिए, एक्स को हटाओ ना, अब इनके साथ रिश्ता खत्म हो रहा है 4 लाख से। जितना पेमेंट कर दिया, 2 कैश या 2 बैंक, यानी कि 2,40,000, और जो मैं पेमेंट नहीं कर पाया वो मेरे डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है ना, 160 का अमाउंट। यहाँ पे बैलेंस मत लिख देना, इनके बुक में डेफिशिएंसी अकाउंट बनता है, और काम खत्म हो गया। यही तो सीखा हमने। तो जितने भी एग्जाम में केसेज आ सकते हैं, ऑनर्ड के, डिसऑनर्ड के बाद क्या हुआ, अब एग्जामिनर क्या करता है, 3-4 केसेज को एक साथ इकट्ठा कर देगा। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में किया हुआ है कि 4 बिल लिखा जी, एक बिल अपने पास रखा, एक डिस्काउंट कर दिया, एक ये कर दिया, ऐसी बातें निकल के आएंगी। अब नहीं बताने वाला, वो सब आप जानते हैं। अब आ गया म्यूचुअल एकोमोडेशन। म्यूचुअल एकोमोडेशन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कई सारे केसेज करा के मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं। इसके एंट्री सिखाना यहाँ पे यानी कि मुश्किल है। आप जानते हैं म्यूचुअल एकोमोडेशन में क्या होगा जी, एक दूसरे का हेल्प करना। एक ने दूसरे पे बिल लिखा या उसने हम पे लिखा, जब ड्यू डेट आएगा उसके पहले क्या वो पैसा हमें भेज देगा और काम खत्म हो जाएगा। एक केस तो हमने ये देखा था, एक केस देखा था, दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट है, एक दूसरे पे बिल लिखा जाएगा और दोनों बिल साइन कराएंगे, एक दूसरे से जाके डिस्काउंट कराएंगे, और बिल के ड्यू डेट आने के पहले वो आपस में जितना कम ज्यादा होगा ये हिसाब करके और दोनों अपने अपने बिल का पेमेंट कर देंगे। एक केस जो सबसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो इस पे हमने कई सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं कि बिल हमने विश्वास पे लिखा, एक ही पे बिल लिखा गया जी, बिल डिसऑनर्ड हो गया, और वो मतलब बहुत सारी बात है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं मैं क्या, ये वाला केस, बॉस मित्रा वेरी इंपॉर्टेंट, लिख भी दिया इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, इसके ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको रहनी चाहिए दिमाग में, है ना। इसके इसी के क्वेश्चन बनते हैं जनरली आपके लेवल में, और भी बनते हैं बट इसके ज्यादा बनते हैं। बोस मित्रा वेरी इन नीड ऑफ फंड्स, फर्स्ट में 2021 को बोस एक्सेप्टेड मित्रा ड्राफ्ट फॉर 6,000।
मित्रा गॉट इट डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 6% per annum and remitted 1/3 of the proceeds to बोस। मतलब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, मैं कहानी बताऊं, दो लोग हैं, एक है यहाँ पे बोस और एक है मित्रा। मैं सिर्फ कहानी सुनाऊंगा, बाकी एंट्री आप जानते हो वो नहीं बताने वाला। दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, बोस ने एक्सेप्ट किया, मित्रा ने क्या किया जी, एक बिल लिखा था मेरे बच्चे, BR इसके पास था, और BR कितने का था जी, 6,000 का। मित्रा ने क्या किया, इसको बैंक से डिस्काउंट कराया और डिस्काउंट करा के 1/3 जो पैसा है वो दे दिया इनको। तो 1/3 देने का मतलब क्या, एक तो कुछ कैश इसको दिया जाएगा और जो डिस्काउंट कटा होगा वो डिस्काउंट भी कुछ इसमें ट्रांसफर करेंगे, एंड 2 आपका कितना जी, टोटल अमाउंट मिलके कितना हो गया, 1/3 यानी कि 2,000 का अमाउंट दे दिया। तो 6 में 2,000 का अमाउंट चला गया, इसके पास अभी अमाउंट कितना रह गया, 4,000 का अमाउंट आपका। कहता है कि ऑन द ड्यू डेट मित्रा वाज नॉट एबल टू सेंड, पता है ना, क्योंकि बिल इसने साइन किया था बच्चे। तो होता क्या कि मित्रा 4,000 इनको देता और ये फिर अपना पेमेंट करते हैं, लेकिन ये मित्रा पैसा नहीं भेज पाया, इसलिए बोस ने क्या किया, नया बिल लिखा। बोस ने नया बिल लिखा 4,500 का नया बिल आपका लिखा गया कितने का, इन्होंने लिखा है 45 का। तो इस बिल को आपने क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। फिर बोस ने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट कितना कराया जी, 4420 में, यानी कि डिस्काउंट कितना कट गया बच्चे यहाँ पे, 80 रुपीज का। ये जो नया बिल लिखा, जरा बताओ इस बिल से क्या होगा। तो इस नए बिल से पहले तो क्या करेगा, बोस पुराने वाले बिल का पेमेंट करेगा, यानी कि BP पेड है ना, BP पेड कितने का, 6,000 का जो बिल था। ये बिल जो इसको साइन किया था ना इसने, इसके लिए BP था ना बच्चे, उसने पे कर दिया। तो जो ये बिल पे किया गया, इसमें से जरा बताओ पैसे कहां से आए। तो ध्यान देना, जो नया बिल आपने डिस्काउंट किया ना, मित्रा के हिस्से का 4,000, एक तो वो जो मित्रा ने 4,000 दिया था नहीं दिया ना बच्चे, तो इसमें से 4,000 एक तो वो यूज हो गया, और 280 आपने क्या किया, मित्रा को भेजा भी है। तो एक तो इस अमाउंट में से मित्रा के लिए पैसा कितना दिया गया या यूज किया गया, एक तो ये और प्लस 280। मतलब ये देखो, मजबूरी समझना इसको पूरा, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं उनको बता दो, ये पूरा समझाना मुश्किल है बच्चे। इस पे हम लोग प्रॉपर 1-2-2.5 घंटे की क्लास हमने गुजारी हुई है, तो मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाए यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि जो 4420 अमाउंट आया सेकेंड बिल में से, इसमें से मित्रा के लिए कितना यूज किया गया, पहले बिल वाला 4,000 एंड 280 जो आपको दिया गया। तो हमें सिर्फ मेनली मुझे सिखाना है कि जो प्रोपोर्शनेट जो डिस्काउंट यहां पे बियर किया जाएगा, डिस्काउंट जो बियर करेगा है ना, बोर्न बाय मित्रा, वो कितना निकल के आएगा जी, हमने कैसे बताया था। तो मेरे बच्चे 80 रुपीज का सेकेंड बिल पे डिस्काउंट करता है, 80 रुपीज का। जब पैसा हमें कितना मिला था, 4420। तो आपने क्या बोलना है कि जितना पैसा मित्रा को दिया गया या उसके लिए यूज किया गया, यानी कि 4280, इसके प्रोपोर्शनेट जो डिस्काउंट होगा वो मित्रा के नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा आउट ऑफ सेकेंड बिल, यानी कि 80 डिवाइड बाय 4420 इंटू आपका 4280, ये आ गया लगभग 77 रुपीज का अमाउंट आपका, राउंडिंग अप में तो 77। यानी कि जब सेकेंड बिल को आप डिस्काउंट करके जो पैसा उनको ट्रांसफर किया जाएगा उसकी एंट्री करेंगे, तो डिस्काउंट कितना हम दिखाएंगे, 77 रुपीज का। अब बाकी चीजें आप जानते हैं, बिल ऑनर्ड हुआ, डिसऑनर्ड हुआ, क्या क्या करेंगे, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन बच्चे, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, कुछ भी नहीं बचता उसके बाद आपका यहाँ पे। तो वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। म्यूचुअल अकोमोडेशन है ना। इसके बाद आपके केसेज हम लोगों ने मिसलेनियस केस में क्या सीखा था, मिसलेनियस केस में हमने सीखा था जी अगर बिल रिन्यू किया जाए तो फिर क्या करेंगे, बिल को रिन्यू करना। याद कीजिए, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था बिल को रिन्यू करने का भी सेम एंट्री होता है जैसे हमने डिसऑनर्ड में पास किया था। बिल को रिन्यू करने का मतलब क्या था, पुराने बिल को कैंसिल करना। कैंसिल करने का मतलब क्या जी, उसको फाड़ के फेंक देना, मतलब डिसऑनर्ड कर देना। तो मेरे बच्चे पुराने बिल को फेंकने की मतलब डिसऑनर्ड करने की जो एंट्री थी वही काम यहां भी करना होगा। पुराने को आप हटा दीजिए, फिर नया बिल लिखो। यहां पे जनरली जब बिल को रिन्यू किया जाता है ना आपसी सहमति से, तो जनरली नोटिंग चार्ज की बातें नहीं आती है, क्योंकि वो हमारे पास आके रिक्वेस्ट किया होगा कि भैया आप प्लीज कोर्ट में मत जाओ, आप बिल को रिन्यू कर दो। तो जनरली देखा जाएगा कि बिल को रिन्यू करने का जब केस आएगा
तो यहाँ पे आपका नोटिंग चार्ज की बात नहीं करेगा, बट कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंट्री आप ऑलरेडी जानते हैं। और नया बिल लिखना फिर डिस्काउंट करना, सारी बातें वही होती है, ठीक है ना। एक केस हमने और सीखा था, बिल आपका अंडर रिवेट। रिवेट का केस कब आएगा जी? जब हमने बिल जिस पे लिखा हुआ है, चलो कहानी को बताओ, ऐसे देख लो, 1 जनवरी को यहाँ पे ए ने गुड्स बेचा है, तो मेरे बच्चे ये 1 जनवरी को हमने क्या किया, सेल किया है, और नया बिल लिखा 3 मंथ्स के लिए। तो 1 जनवरी से 3 मंथ्स क्या होगा, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल निकल के आ गया, 4 अप्रैल। कहता है कि ये था आपका ड्यू डेट, मतलब इस दिन पे पेमेंट होना था। अगर हम ग्रेस पीरियड को लेके बात करते हैं तो ड्यू डेट आपका। बी कहता है कि 1 मार्च को मेरे पास आया, 1 मार्च, यहां पे 1 मार्च को मेरे पास आया और अपना पेमेंट कर दिया। मतलब मेरे बच्चे जो ड्यू डेट था ना, उससे 1 महीना पहले, ये ग्रेस पीरियड कंसीडर नहीं करते हम आपका, मतलब इंटरेस्ट या डिस्काउंट निकालते समय, है ना, आपके स्टडी मटेरियल के मुताबिक। तो हमें क्या करना है कि आप देखो, जिस दिन पेमेंट करना था उसका 1 महीना पहले, अगर हम ग्रेस पीरियड कंसीडर ना करें तो 1 अप्रैल होना चाहिए था। 1 महीना पहले वो आके क्या किया जी, वो पेमेंट कर दिया। तो जब भी कोई 1 महीना पहले पेमेंट करेगा, मतलब ड्यू डेट से पहले, तो वो कुछ आपसे रिबेट, कुछ छूट लेगा मेरे बच्चे, बस वही रिबेट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 10,000 का बिल है आपका, यहाँ पे रेट क्या बता रहा है जी रिबेट का, 12% पर एनम, 12/100। और आपको ये बस देखना होगा कितना पहले उसने पेमेंट किया, तो 1 महीना पहले, यानी कि 1/12, तो आपका कितना, 100 रुपीज का आपका रिबेट हो गया। एंट्रीज आप जानते हैं, जैसे हम नॉर्मल एंट्री करते हैं डिस्काउंट का, उसी तरीके से यहाँ पे होगा, आपको सब कुछ पता है। मैंने बता दिया रिबेट में क्या केस होगा जी, हमेशा पहले पेमेंट किया गया, पहले पेमेंट किया गया है, तो ड्यू डेट से जितना पहले पेमेंट किया जाएगा उसी का रिबेट करके उसको अलाउ किया जाएगा। फिर बच्चे ये पूरा का पूरा हमने आपका रिवीजन कराया, किसका जी, आपका यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। ये आपका था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो आप क्या कीजिए, जितने थ्योरी प्रैक्टिकल बन सकते हैं मैंने बता ही दिया। एक ही काम करना आपको, एक ही काम करना, इस रिवीजन लेक्चर को देखने के बाद जो आपने प्रॉपर नोट्स बनाया ना क्लास के अंदर में, पढ़ते समय बस पेज पलटते चलो, पेज पलटते, सब कुछ आपके दिमाग में बातें बैठते चली जाएगी, सब कुछ। अगर इनकेस कुछ लगता है कि मैं भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं, ऐसा लगेगा नहीं, बट अगर लगता है तो वहां पे अपने क्या करना है, वीडियो क्लास को वहां पे एक बार दोबारा खोल के देखना, उसकी नौबत आएगी नहीं। मेरे बच्चे ये जो रिवीजन क्लासेस जो आपको दी जा रही है, एक रामबाण है कि मतलब फटाफट एग्जाम के टाइम पे हमें कोई चैप्टर का रिवीजन करना है तो कहीं भूल तो नहीं गए, डर बैठता है ना हमेशा एग्जाम में, कहीं भूल तो नहीं गया, पता नहीं क्या होगा, तो इसको देख लो, सब अपने आप याद आ जाएंगे। बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आपके गोल, आपके सपनों के लिए मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना आपके लिए, आप कम से कम उसका 10 गुना तो मेहनत करो अपने सपनों को पाने के लिए यार, अपने सपनों के लिए। क्या जिंदगी मस्त बनने वाली आपको नहीं पता, ये डिग्री आपके हाथ में आने के बाद, लेकिन कम से कम मेहनत तो करो, मेहनत तो करो। चलिए हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, और ये चैप्टर का इसी के साथ हम इनको विराम देते हैं, इसको एंड करते हैं बच्चे, इसको एंड करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Nishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of CUC since class 11th and now in contact. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh
sir. He's really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा answer over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।